हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 20 मार्च 2021। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस दिन की इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो आपके लिए हाजिर है। लेट्स बिगिन। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज एगोराफोबिया इज अ ड्रेड ऑफ। ड्रेड वर्ड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर। एगोराफोबिया कंडीशन में पर्सन किससे डरता है? स्ट्रॉन्ग लाइट से, स्ट्रेंजर से, ओपन प्लेसेस से या फिर पेन से। एगोराफोबिया इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ओपन प्लेसेस। एगोराफोबिया एक ऐसी डिजीज कंडीशन है या फोबिया कंडीशन है जिसमें व्यक्ति खुले स्थानों पर जाने से डरता है। पर्सन इज हैविंग फियर इन गोइंग ओपन प्लेसेस। लेट्स डिस्कस रिमेनिंग थ्री टर्म्स ऑल्सो। हीलियोफोबिया। हीलियोफोबिया इज अ फियर ऑफ सन, सनलाइट और एनी ब्राइट लाइट। हीलियोफोबिया वर्ड का मतलब है किसी भी व्यक्ति का सूरज की रोशनी या फिर किसी ब्राइट लाइट, तेज चमकदार रोशनी से डरना। जीनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। नए लोगों से, अजनबियों से डर जीनोफोबिया कहलाता है। एल्गोफोबिया फोबिया ऑफ पेन। यदि किसी व्यक्ति को दर्द से डर लगता है तो इसे हम एल्गोफोबिया के नाम से जानते हैं। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और जो लोग एक दो नंबर से सिलेक्शन से रह जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर जरूर फोकस करें। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर सेलेक्ट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्लाइंट विथ कैंसर इज टू अंडरगो एन इंट्रावीनस पाइलोग्राम। द नर्स शुड। एक कैंसर का पेशेंट है जिसमें हम इंट्रावीनस पाइलोग्राम करवाने जा रहे हैं। इस सिचुएशन में नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए, फोर्स फ्लूइड्स 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। इंट्रावीनस पाइलोग्राम प्रोसीजर होने से 24 घंटे पहले फ्लूइड फोर्स करेगी, फ्लूइड एडमिनिस्टर करेगी। या फिर आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। इस प्रोसीजर से तुरंत पहले पेशेंट को वॉइड करने के लिए कहेगी। ऑप्शन सी, होल्ड मेडिकेशन दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर 12 आवर्स प्री एंड पोस्ट टेस्ट। ऐसी दवाएं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं उन्हें इस प्रोसीजर से पहले रोक दी जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी, कवर द क्लाइंट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ एक्सरे शील्ड। क्लाइंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सरे शील्ड के द्वारा ढक देगी। एज अ नर्स इंट्रावीनस पाइलोग्राम प्रोसीजर से पहले आप क्या करना सही मानेंगे इन ऑप्शंस के अनुसार? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। लेट्स सी द रैशनल, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इंट्रावीनस पाइलोग्राम क्या है? इट इज एन एक्सरे एग्जाम दैट यूजेस एन इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल to evaluate your kidneys, ureter, bladder and help to diagnose blood in urine and pain in your side or lower back। आपके पास एक पेशेंट आता है जिसे यूरिन में ब्लड है, हिमेचूरिया है, या फिर ऐसा क्लाइंट जिसे साइड्स में या लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो उसके पेन के कारण को जानने के लिए हम इंट्रावीनस पाइलोग्राम करवाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट की किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, इन तीनों की जांच करते हैं। किडनी, ब्लैडर और यूरेटर, किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, इन तीनों की जांच एक्सरे की सहायता से करना इंट्रावीनस पाइलोग्राम कहलाता है। The client is having an intravenous pyelogram will have order of laxatives or enemas, so asking the client to void before is the test is in order। क्लाइंट में जब आप इंट्रावीनस पाइलोग्राम प्रोसीजर करवाएंगे तो उससे पहले क्लाइंट को हम बेटर स्टडी हो सके इसलिए लैक्सेटिव्स या एनिमा लगाया जाता है। और
एनिमा लगने के कारण पर्सन को हम प्रोसीजर से पहले पूछ लेते हैं क्या वो वॉइड करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ फुल ब्लैडर और बाउल कैन ऑब्सक्योर द विजुअलाइजेशन ऑफ किडनी, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। यदि पर्सन का ब्लैडर या बाउल फुल होगा तो जब हम एक्सरे स्टडी करेंगे तो उस समय सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम क्लाइंट के बाउल और ब्लैडर को क्लियर करवाते हैं इस प्रोसीजर से पहले। In answer A, C, D, there is no need to force fluids before the procedure to withhold medication or to cover the reproductive organ. इंट्रावीनस पाइलोग्राम प्रोसीजर से पहले आपको पर्सन में, पेशेंट में फ्लूइड एडमिनिस्टर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, किसी तरह की मेडिसिन को रोकने भी आवश्यक नहीं है और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कवर करना आवश्यक नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर जो कि जॉन्डिस से सफरिंग होते हैं उनमें जब फोटोथेरेपी दी जाती है तो उस दौरान हम क्लाइंट के रिप्रोडक्टिव या जेनाइटल ऑर्गन्स और आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं ताकि उन्हें डैमेज से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कार्डेड एंड कंटेमिनेटेड ग्लास इंक्लूड्स मेडिसिन वाइल्स एंड एम्प्यूल्स। साइटोटॉक्सिक वेस्ट शुड बी प्लेस्ड इन विच कंटेनर। सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको साइटोटॉक्सिक जो वेस्ट है उसे किस कंटेनर में, किस कलर के कंटेनर में डिस्पोज करना है। येलो, ब्लू, रेड, वाइट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्सिंग एग्ज़ाम्स के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The right answer of this question is option A, that is yellow. हम साइटोटॉक्सिक वेस्ट को हम येलो कलर के कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, साइटोटॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसे आप येलो कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। लेट्स सी द रैशनल। साइटोटॉक्सिक्स रेफर्स to a substance or process which result in cell damage or cell death. साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की सेल को डैमेज कर सकते हैं या फिर सेल डेथ का कारण बन सकते हैं। द प्रीफिक्स साइटो मीन्स सेल एंड टॉक्सिक मीन्स पॉइजन। साइटोटॉक्सिक इस वर्ड को अगर आप टुकड़ों में बांटें तो साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कोशिका के लिए घातक, पॉइजन या टॉक्सिक के रूप में कार्य करते हों, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और याद रखिएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आप ऐसी दवाइयों को येलो कंटेनर के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। हमारी बॉडी के एनाटॉमिकली वेस्ट या इन्फेक्टेड सभी मटेरियल्स को हम येलो कलर में ही डिस्पोज करते हैं। द टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब द कीमोथेरेपी ड्रग्स लाइक कैंसर दैट किल्स कैंसर सेल्स, बट इट में ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब टॉक्सिन सच एज वीनम। जनरली हम साइटोटॉक्सिक वर्ड का इस्तेमाल कैंसर ड्रग्स के लिए करते हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल करती हैं, लेकिन हम कुछ वीनम्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एन एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड वायरल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। आपको बताना है कि अचानक किसी वायरल या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण डेवलप हुई कंडीशन जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए और डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाए, क्या कहलाती है? एप्लास्टिक क्राइसिस, एड्रीनल क्राइसिस, वैसोओकल्सिव क्राइसिस या फिर स्प्लेनिक क्राइसिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, sorry, there is a typing error. The right answer of this question is option A, that is aplastic crisis. एप्लास्टिक क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण उसकी जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाए
और आरबीसी का जो डिस्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। जनरली ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? निम्न में से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए रैशनलाइजेशन, ऑप्शन बी इनहिबिशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। The correct answer of this question is option B inhibition. Inhibition डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण नहीं है, जबकि रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट आदि डिफेंस मैकेनिज्म के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 color codes of bags in BMW are? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में 4 कलर कोड्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? येलो रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू वाइट ब्लैक, येलो रेड ब्लू ब्लैक, येलो रेड वाइट ब्लू। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। The right answer of this question is option D, yellow, red, white, blue. Yellow, red, white, blue. YRWB, YRWB. Always remember this. According to Biomedical Waste Management Amendment Act 2016, black is removed and white bag added. So now yellow, red, blue and white bins are recommended in biomedical waste management. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 में हुए बदलाव अमेंडमेंट के अनुसार ब्लैक बैग को अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके स्थान पर वाइट बैग को हम उपयोग करते हैं और इस वजह से टोटल 4 कलर्ड कोड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वो है येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। येलो, रेड, ब्लू, वाइट। क्वेश्चन नंबर 7, a child is hospitalized with a diagnosis of lead poisoning and chelatin therapy is prescribed. एक बच्चा है जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसे लेड पॉइजनिंग हुई है। The nurse is caring for the child should prepare administer which medication? इस चाइल्ड की केयर करने वाली नर्स के द्वारा कौन सी दवा एडमिनिस्टर की जाएगी? ऑप्शन ए आईपीकैक सिरप, सेकंड ऑप्शन इज एक्टिवेटेड चारकोल, थर्ड इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द लास्ट वन इज कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। इस सिचुएशन में नर्स के द्वारा कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट यानी EDTA को एडमिनिस्टर किया जाएगा। पेशेंट था, बच्चा था जिसे लेड पॉइजनिंग हुई थी और इस सिचुएशन में हमने उसे EDTA या कैल्शियम डाई सोडियम एडिटेट एडमिनिस्टर किया। ऐसा क्यों किया? लेट्स सी द रैशनल। EDTA is a chelatin agent that is used in the treatment of lead poisoning. EDTA जो नर्स के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया, ये एक चिलेटिन एजेंट है जो कि लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। आईपीकैक सीरम may be prescribed by the healthcare provider for the use in the hospital setting but would not be used to treat lead poisoning. आईपीकैक सिरप जो होता है उसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में पॉइजनिंग कंडीशन के ट्रीटमेंट में होता है, लेकिन लेड पॉइजनिंग के केस में आईपीकैक सिरप नहीं दिया जाता। आईपीकैप इज़ यूज्ड इन एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ पॉइजनिंग। इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ वॉमिटिंग ऑफ पॉइजनिंग। ओनली द सिरप ऑफ आईपीकैक शुड बी यूज्ड। आईपीकैक सिरप का इस्तेमाल हम उन लोगों में करते हैं जिन्होंने किसी प्रकार का पॉइज़न खाया है या पिया है। उस पॉइज़न को शरीर से बाहर निकालने के लिए वॉमिटिंग करवाई जाती है और इस वॉमिटिंग को शुरू करने हेतु
आइपीकैक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन पॉइजनिंग सिचुएशन। एक्टिवेटेड चारकोल, जिसे आप यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग क्लाइंट में उस पॉइजन को उसके स्टमक या इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब ना कर किया जाए या कम से कम एब्जॉर्ब हो पाए, इस वजह से दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट में बी यूज्ड इन सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में करते हैं। ड्यूरिंग द चिलेटिन थेरेपी प्रोवाइड एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड मॉनिटर किडनी फंक्शन फॉर नेफ्रोटॉक्सिसिटी बिकॉज द मेडिकेशन इज एक्सक्रीटेड विया द किडनी। जब पर्सन में चिलेटिन थेरेपी EDTA दिया जा रहा हो, उस दौरान हमें पर्सन के किडनी फंक्शन टेस्ट को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, किडनी के फंक्शन को मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज इस ड्रग को किडनीज के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, सो ये कहीं नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज ना कर दे, इस वजह से हमें पर्सन को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम न्यूट्रिएंट सब्जेक्ट, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, मैक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व्ड। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या सभी? The right answer of this question is option D, all of these. मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है खाने में, हमारी थाली में जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किए जाते हों, जिनसे हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में, हमारे भोजन में, हमारे खाने की थाली में कम मात्रा में होते हैं, लेकिन उनका होना आवश्यक होता है। लेट्स सी द रैशनल। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अ टाइप ऑफ फूड like fat, protein, carbohydrate required in large amount in diet. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखने को मिलते हैं और इन्हें हम भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर इसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड बाय लाइफ इन स्मॉल क्वांटिटीज़। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन उन कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, थोड़ी ही मात्रा हमारे लिए सफिशिएंट है। दे इंक्लूड माइक्रो मिनरल्स, विटामिन्स। माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस एनिमल्स इंक्लूड आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, मोलिब्डेनम आदि माइक्रो एलिमेंट्स के नाम बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फाइंडिंग इज प्रेजेंट इन परनीशियस एनीमिया। यदि किसी पर्सन में परनीशियस एनीमिया है तो उसमें निम्न में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? स्ट्रॉबेरी टंग, राइस वाटर स्टूल, बीफी रेड टंग या हाइपोक्रोमिक RBC? एनीमिया इज अ important topic. The right answer of this question is option C, beefy red tongue. Pernicious anemia कंडीशन में पर्सन के अंदर बीफी रेड टंग देखने को मिलेगी। बीफी रेड टंग, सोर माउथ with red edges of tongue is a class of finding in pernicious anemia. बीफी रेड टंग मुख्य रूप से पर्सन में pernicious anemia के दौरान पाई जाती है। ये सोर माउथ विथ रेड एजेस ऑफ टंग, चेहरे माउथ के अंदर घाव और जो जीभ के किनारे हैं वहाँ पर रेडनेस होती है, इस सिचुएशन को हम बीफी रेड टंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो नोन एज। मिट्रल वाल्व को आप और किस नाम से जानते हैं? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, टेट्राकस्पिड, मोनोकस्पिड? The right answer of this question is option A, bicuspid valve. मिट्रल वाल्व को आप बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें दो कस्प होते हैं
जबकि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को आप ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। इनमें 3 कस्प होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स 3 होती हैं, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ क्लिक करें लाइक बटन पर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर? निम्न में से कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का प्रकार है? विक्राइल, पॉलिस्टर, क्रोमिक कैटगट या मोनोक्राइल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of the question is option B, that is polyester. Polyester type of suture is a non-absorbable suture. Question number 12. 6 hours after birth, the infant is found to have an area of swelling over the right parietal area that does not cross the suture line. The nurse should chart this finding as. एक बच्चा जिसके जन्म के 6 घंटे बाद उसके पैराइटल एरिया में, राइट पैराइटल एरिया में सूजन दिखाई देती है, स्वेलिंग दिखाई देती है, लेकिन ये स्वेलिंग उस बच्चे के एक ही तरफ है, सूचर लाइन को इस स्वेलिंग ने क्रॉस नहीं किया है, तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? सिफेलोहिमेटोमा, मॉडलिंग, सबड्यूरल हिमेटोमा या फिर कैपेट सक्सीडिनम? The correct answer of this question is option A, cephalohematoma. Cephalohematoma. Cephalohematoma एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के पैराइटल पार्ट में एक हिस्से में सूजन हो। जैसे मान लीजिए बच्चे के राइट, इस क्वेश्चन के अनुसार बच्चे का ये पैराइटल पार्ट है और यहाँ पर स्वेलिंग हो रखी है खूब ज़्यादा, और ये सूजन जो है इस सूचर लाइन को क्रॉस करके इस तरफ नहीं आई है, तो ऐसी सिचुएशन को आप सिफेलोहिमेटोमा के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। अ स्वेलिंग ओवर द राइट पैराइटल एरिया इन सिफेलोहिमेटोमा एंड एरिया ऑफ ब्लीडिंग आउटसाइड द क्रेनियम। सिफेलोहिमेटोमा में एक तरफ ही सूजन आती है और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो क्रेनियम से बाहर होती है। This type of hematoma does not cross the suture line because it is outside the cranium but beneath the periosteum. इस प्रकार की जो ब्लीडिंग है सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती है बिकॉज ये क्रेनियम के बाहर है, लेकिन पेरिओस्टियम के अंदर है। मॉडलिंग इज अ ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स ऑफ द क्रेनियम एंड दस इनकरेक्ट। मॉडलिंग जो एक प्रोसेस होता है वो जनरली बच्चा जब जन्म लेता है उस दौरान देखा जाता है। जन्म के समय बच्चे के सर की जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा खिसक जाती हैं, जिससे क्या सर का साइज़ कम हो जाता है और बच्चा वेजाइना के थ्रू इजीली बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। अब बात नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन पॉइंट, सबड्यूरल हिमेटोमा। सबड्यूरल हिमेटोमा और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, it is a ominous and can seen only on CAT scan और X-ray। सबड्यूरल हिमेटोमा या इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो होती है, क्रेनियम के अंदर पाए जाने वाली ब्लीडिंग है, इसे आप केवल CT स्कैन या एक्सरे की सहायता से ही देख सकते हैं। कैपेट सक्सीडिनम क्रॉसेस द सूचर लाइन एंड इट इज़ अ एडिमा। कैपेट सक्सीडिनम नामक जो कंडीशन है उसमें बच्चे के पैराइटल या किसी एक पार्ट में जो सूजन आती है वो सूचर लाइन को क्रॉस कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस? निम्न में से कौन सा क्लाइंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के रिस्क पर है? 17 साल का पर्सन जिसमें सिस्टिक फिब्रोसिस है, 35 years old pregnant woman, 48 years old hypoparathyroidism patient, 65 years old with an ileostomy. The correct answer of this question is option D, 65 years old person with ileostomy is more prone to develop metabolic acidosis। 65 साल का व्यक्ति जिसमें इलियोस्टोमी हुई है उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
Ileostomy drainage places a client at risk of metabolic acidosis, risk associated with cystic fibrosis in respiratory acidosis. इलियोस्टोमी जिन पेशेंट के अंदर हुई है उसमें जो ड्रेनेज होगा, इस ड्रेनेज की वजह से पर्सन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन के अंदर पर्सन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी इज़ फॉर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। प्रेगनेंसी के केस में मदर को रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस डेवलप हो सकता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन में पर्सन के अंदर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कंडीशन हो सकती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन इज, CHO एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पूछा गया है, रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आपको बताना है हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन कौन सा है। ओरल पोलियो वैक्सीन है, टिटनेस टॉक्सिड वैक्सीन है, या फिर बेसिलस कालमेटी गुवेरिन वैक्सीन है, या फिर ये सभी हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन के उदाहरण हैं। The correct answer of this question is ऑप्शन बी, टिटनेस टॉक्सॉइड। हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल है TT। क्वेश्चन, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट सेंसिटिव वैक्सीन का उदाहरण है OPV, हीट रेसिस्टेंट का उदाहरण है TT। ओरल पोलियो वैक्सीन को आप थोड़ी सी भी गर्मी देंगे तो ये ख़राब हो सकता है, इसलिए आप इसे हीट सेंसिटिव मानते हैं। और हीट रेसिस्टेंस है कि आप टिटनेस टॉक्साइड के वैक्सीन को यदि अदर वैक्सीन्स के मुकाबले थोड़ा बहुत गर्मी ज़्यादा दें तो ये ख़राब नहीं होंगे, इसलिए इसे हम हीट रेसिस्टेंट कहते हैं। ऐसा ना हो कि आप इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर दे दें तो यहाँ पर इसके ख़राब होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। निम्न में से कौन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। कैल्शियम, Mn2, K+, PO4-2 फॉस्फेट आयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम। कैल्शियम Ca+2, इससे हम इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग मानते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Calcium is important ion for blood clotting because it involves various reactions of intrinsic, extrinsic and common pathway or process of coagulation. कैल्शियम आयन कोagulation को कंप्लीट कराने में, क्लॉट के निर्माण करवाने में इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवेज में कई जगह काम आता है, मुख्य भूमिकाएं निभाता है। इस वजह से क्लॉटिंग के लिए इसे आवश्यक माना गया है। कैल्शियम इज ऑल्सो कंसिडर एज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4। कैल्शियम को आप क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 के नाम से जानते हैं। क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। वहाँ पर इससे पहले पब्लिश किए गए वीडियोस की PDF भी अवेलेबल है। आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए इन सोशल मीडियाज़ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स पोस्ट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज is opposed by colloid osmotic pressure which involves। ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड को रुकने नहीं देता, कैपिलरीज से बाहर फ्लूइड को पहुंचा देता है, इस प्रोसेस को किस कॉलॉइड्स के द्वारा अपोज किया जाता है, बदला जाता है। रिड्यूस रेनिन सिक्रीशन, the pulling power of albumin to reabsorption water, and increase in ADH secretion or aldosterone production।
The right answer of this question is option B, the pulling power of albumin to reabsorb water. Question number 17. The thalassemia major is, थैलेसीमिया मेजर क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है? The right answer of this question is option A, autosomal recessive disorder. थैलेसीमिया मेजर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का उदाहरण है. Thalassemia major is a inherited disorder which is present on autosomal chromosome first 22 pairs, and it only can express if both genes are abnormal. थैलेसीमिया मेजर एक अनुवांशिक रोग है. इसका जो फैक्टर है ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो पहले 22 पेयर क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है, और यदि दोनों जीन्स पर यह मौजूद हो तभी ये अपने लक्षण शो करता है. क्वेश्चन नंबर 18. एवरेज हाइट ऑफ न्यूबॉर्न एट टाइम ऑफ बर्थ. जन्म के समय बच्चे की लंबाई या ऊंचाई कितनी होती है? 45 से 50 इंच, 30 से 32 इंच, 18 से 20 इंच, 25 से 30 इंच. The correct answer of this question is option C, that is 18 to 20 inches. 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं. 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर्स. और हम देखें कि 20 इंच का मतलब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर. याद रखिएगा 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, और न्यूबॉर्न बेबी की जो नॉर्मल लेंथ है जन्म के समय 18 से 20 इंचेस, या फिर यूँ कहें कि लगभग 50 सेंटीमीटर होती है. 1 साल की उम्र में न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है, और 4.5 साल की उम्र में बच्चे की लंबाई जन्म की समय जो लंबाई थी उससे डबल यानी 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है. पर्नीशियस एनीमिया इज मेनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. पर्नीशियस एनीमिया में किसकी कमी होती है? विटामिन के, थायमीन, पायरिडॉक्सिन या साइनोकोबालामीन. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, साइनोकोबालामीन. साइनोकोबालामीन को आप विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है. क्वेश्चन नंबर 20. The nurse is caring for a client who is being evaluated for arteriosclerosis obliterans. Which complaint is the client most likely to have? एक नर्स के द्वारा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटरेंस के पेशेंट का असेसमेंट किया जा रहा है या केयर की जा रही है. नर्स के अनुसार इस क्लाइंट की मुख्य कंप्लेन क्या होगी? इन ऑप्शंस के अनुसार आपको बतानी है. बर्निंग पेन इन द लेग्स दैट अवेक्स हिम और हर एट नाइट. रात को सोते समय उसके पैरों में जलन महसूस होना, तेज़ दर्द होना जलन के साथ, जिससे उसकी नींद खुल जाती है. नमनेस ऑफ फीट एंड एंकल्स विथ एक्सरसाइज. जैसे ही वो एक्सरसाइज करता है उसके पैरों में, एंकल्स में, टखनों में सूनापन, नमनेस महसूस होता है. लेग पेन वाइल वॉकिंग दैट बिकम्स सीवियर इनफ टू फोर्स हिम और हर टू स्टॉप. जब पेशेंट वॉक कर रहा होता है, चलता है, उस समय पेशेंट में अचानक से पैरों में बहुत तेज पेन होना, और इस पेन को पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे रुकना पड़ता है. या फिर ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग वार्मथ एंड रेडनेस टू द लेग्स व्हेन दे आर एलिवेटेड. जब पर्सन अपने पाँवों को ऊपर उठाता है उसके पैरों में वार्मथ और रेडनेस बढ़ जाती है. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटरेंस डिजीज़ में निम्न में से कौन सी कंप्लेंट क्लाइंट द्वारा की जाएगी? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज
severe leg pain while walking, describe intermittent claudication, which is the important and most common symptom of arteriosclerosis obliterans. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ओब्लिटरेंस सिचुएशन के अंदर आप ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम्स में भी इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पेशेंट चलता है तो चलते चलते अचानक उसके पैरों में बहुत तेज पेन होता है और पर्सन को रुकना पड़ता है। इस सिचुएशन को आप इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कहते हैं और ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ओब्लिटरेंस में देखने को मिलती है। पेन एट रेस्ट डेवलप्स इन लेट स्टेज ऑफ डिजीज, पैरों में रेस्ट के समय पेन होना ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ओब्लिटरेंस डिजीज में लेट स्टेज में देखे जाने वाला सिम्टम है। पेन इज मच मोर लाइकली देन नमनेस विथ एक्सरसाइज, नमनेस विथ एक्सरसाइज से ज़्यादा क्लाइंट को पेन फील होगा। पैरेस्थीसियासिस इंक्लूडिंग नमनेस डू अकर बट दे आर लाइकली एट रेस्ट। पैरेस्थीसिया यानी कि पेशेंट को ऐसा फील होना कि जैसे किसी ने उसे पिन चुभाया है या कोई तीखी नुकीली चीज़ चुभाई है या फिर सूनापन महसूस होना, ये सभी रेस्ट के समय पेशेंट के द्वारा फील किए जाते हैं। द लेग्स एंड फीट ऑफ द क्लाइंट विथ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ओब्लिटरेंस बिकम कूल एंड पेल व्हेन एलिवेटेड बिकॉज देयर इज नॉट इनफ ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज। यदि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ओब्लिटरेंस के पेशेंट द्वारा अपने पैरों को एक्सट्रीमिटीज़ को ऊपर उठाया जाए तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण उसकी एक्सट्रीमिटी कूल और पेल होगी, ना कि रेड। ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्यूबल विटामिन, निम्न में से कौन सा फैट सॉल्यूबल विटामिन का उदाहरण नहीं है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। The right answer of the question is option C, vitamin C. वाटर soluble विटामिन कौन कौन से हैं? सभी प्रकार के विटामिन बी वाटर soluble हैं, साथ ही साथ विटामिन सी वो भी वाटर soluble हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो विटामिन हैं ये फैट soluble विटामिन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन किसी पर्सन में आपको डायग्नोस करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? कोल्ड कैलोरी टेस्ट, होमान साइन, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट या फिर वेबर टेस्ट? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। वेरिकोस वेन को डायग्नोस करने हेतु हम ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स विच कंडीशन? इंपॉर्टेंट। यदि किसी मदर में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन हो जाए, गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाए तो इससे आप क्या समझेंगे? फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी या IUD? The right answer of this question is option C, RH incompatibility. गोल्डन कलर एम्यूनिटिक फ्लूइड RH इनकम्पैटिबिलिटी को शो करता है, जिसमें जो फीटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है और मदर RH नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग अपगार स्कोर डन फर्स्ट पैरामीटर यूज इन। अपगार स्कोरिंग करते समय सबसे पहला कौन सा पैरामीटर आप चेक करते हैं? रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स, एक्टिविटी? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अपगार स्कोर परफॉर्म करते समय हम सबसे पहले हार्ट रेट को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इनटू चिल्ड्रन इज, किसी बच्चे में एप्लास्टिक एनीमिया है या नहीं, इस चीज़ के निर्धारण हेतु आप कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डिक्रीज लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट, इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, या फिर बोन मैरो एस्पायरेशन? The right answer of the question is option D, that is bone marrow aspiration. एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन की या बच्चे की जो बोन मैरो है वहाँ से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। उसके कारण को पता करने के लिए हम बोन मैरो एस्पायरेशन करवाते हैं। A nurse is teaching a group of parents about child abuse. What definition of assault should the nurse include in the teaching plan? नर्स के द्वारा पेरेंट्स को असॉल्ट की डेफिनेशन क्या बताई जाएगी? असॉल्ट नीचे बताए 4 ऑप्शंस में से आप किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन, असॉल्ट इज अ थ्रेट टू डू बॉडीली हार्म टू अनदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाना, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना असॉल्ट कहलाता है। या फिर इट इज़ अ लीगल रॉन्ग कमिटेड बाय द वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी और की संपत्ति पर लीगल वे से नुकसान पहुंचाना असॉल्ट कहलाता है। या फिर इट इज़ अ लीगल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक दैट पनिशेबल बाय द स्टेट लॉ, किसी और व्यक्ति को किसी सरकार के द्वारा नुकसान पहुंचाने पर दंड देने योग्य कार्य करना। या फिर असॉल्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, असॉल्ट किसी भी व्यक्ति पर किसी नाजायज काम को करने का दबाव बनाना असॉल्ट है। The right answer of the question is option A. Assault is a threat to an attempt to do violence to another. Assault एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है, मारपीट की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है। ये सब असॉल्ट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 27, एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस इज अबाउट, जन्म के समय हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 33 से 35, 31 से 33, 34 से 36 या 40 से 45? The correct answer of the question is option A, 33 to 35 सेंटीमीटर। जन्म के समय हेड का परिधीय माप 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच होता है। Let's see the explanation first. At the time of birth, head circumference is 33 to 35 सेंटीमीटर, एवरेज 34। जन्म के समय हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है 33 से 35 के बीच होता है, एवरेज कहें तो 34। एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज 31 टू 33, एवरेज 32। अब चेस्ट सर्कमफ्रेंस से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म के समय बच्चे का जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो 31 से 33 के बीच होता है और एवरेज जो होता है 32 होता है। याद रखिएगा, जन्म के समय हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है। हेड सर्कमफ्रेंस 33 से 35 जबकि चेस्ट सर्कमफ्रेंस 31 से 33 के बीच होता है। एट 1 ईयर हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल, 1 साल की उम्र पर बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, पहले पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में। द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी को आप किस नाम से जानते हैं? फॉलिक एसिड, एब्सकॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या निकोटिनिक एसिड? विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन सी आपके शरीर में घावों को भरने के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी आपके मसूड़ों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है।
विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, आंवला आदि। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बिफोर दिस लेट्स सी द नेम ऑफ फ्यू विटामिन्स। विटामिन B9 को आप फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन B5 को आप पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 को आप नियासिन के नाम से जानते हैं, जिसे आप निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया डिजीज का नेगेटिव सिम्टम कौन सा है? एनहेडोनिया, डेल्यूशन, हेल्यूसिनेशन, क्लैग एसोसिएशन। Schizophrenia is a very important topic from psychiatric subject for all nursing competitive exams. The correct answer of this question is option A, anhedonia. Anhedonia जो है schizophrenia का negative symptom कहलाता है। So everyone, this was about today's video. How was the video? Please give suggestion and feedback in the comment section below, in the video's description box also. Please subscribe if you think this video is helpful. All the best.